हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज बहुत ही स्पेशल ओकेजन है, टीचर्स डे। और इस खास ओकेजन पे हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो मेरे टीचर भी हैं और उनका 30 ईयर से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और मैं अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली मानता हूँ क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और इवन एज ए टीचर भी मैं उनसे बहुत कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ। और इस अवसर पर हम उनसे डिस्कस करेंगे उनके टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में। चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर एस के लुंकड़, रिटायर्ड प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। सर वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। Good morning, everybody. I greet you all on this occasion of Teachers' Day 2020, which is a sort of a special occasion because we are under the influence of a pandemic, corona. However, our duties and our life continues. So I greet you all and all my teachers also and students too, former as well as present. यहाँ पे मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भी याद करना चाहूँगा, जिनके जन्मदिन के अवसर पर हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे सामने जो आदर्श स्थापित किए टीचर्स के, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें मोटिवेशन देते हैं। तो सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि अकॉर्डिंग टू यू टीचर की क्या डेफिनेशन है और क्या स्पेशल गुण एक टीचर में होने चाहिए जो कि उनको एक टीचर होने का मीनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। सर प्लीज। देखिए, अभी अभी आपने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भी नाम लिया और जिनका जन्मदिन हम पूरे हिंदुस्तान में शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। वो काफी समय तक डॉक्टर राधाकृष्णन एक बहुत अच्छे शिक्षक रहे और यहाँ तक कि उन्होंने हमारी हिंदू फिलॉसफी और गीता की जो फिलॉसफी उसको उन्होंने देश विदेश में भी खूब पढ़ाया। तो उनको नमन करते हुए एक बार फिर से मैं हमारे मध्ययुगीन आदि कवि से शुरू करता हूँ, कबीरदास जी से, कि उनके दोहे तो जन जन में बसे हुए हैं और उन्होंने शिक्षक क्या है होना चाहिए, क्या उसका कर्तव्य है और शिष्य कैसा होना चाहिए, इन सभी चीजों पे उन्होंने काफी अच्छे अच्छे दोहे कहे हैं। और एक तो आप सबको पता है कि वो कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। तो टीचर जो है आपको न केवल अपने आप से परिचित करवाता है, न केवल आपको शिक्षित करता है, बल्कि वो आपको ईश्वर से जोड़ता है। गोविंद का मतलब ईश्वर से। तो उनका एक और दोहा है, वो कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी के बार, मतलब कितनी बार दिन में मैं आपका वो बखान करूं या कितनी बार बलिहारी जाऊं आपके। तो बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी के बार, जिन्हीं मानुष से देवता करत लागी बात। मतलब ऐसे टीचर जिन्होंने मुझे इंसान से देवता बना दिया, ऐसे टीचर को मैं दिन में कितनी भी बार नमन करूं तो कम है, कहने का मतलब वो। तो अब देखिए, यहाँ पे एक चीज बता दी कि शिक्षक जो है इंसान को देवता बना दे, वो ऐसा शिक्षक चाहिए। लेकिन सर्वप्रथम तो इंसान है तो वो इंसान बने, इसमें ये भी है। अगर वो इंसान नहीं है तो देवता होने की, बनने की उसकी संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी। तो पहले तो वो इंसान बने और फिर वो चूंकि समाज में रहता है शिक्षक, तो शिक्षक का कर्तव्य है कि समाज को शिक्षित करना। और उसके लिए भी गीता में कहते हैं कि विद्या कर्म सुकौशलम। विद्या क्या है? वो आपको जो कर्म है उसमें कुशलता प्रदान करती है। सामाजिक कर्म जो है आपके, उसमें आपको कुशल बनाती है। वैसी व्यावहारिक शिक्षा की बात है गीता में।
विद्या कर्म सुकौशलम। तो अब हम यहाँ पे दो चीजें हैं, शिक्षक और शिक्षा की जब बात करते हैं तो एक भौतिक जगत है हमारे साथ, और दूसरा हमारा आध्यात्मिक, हमारा अंतर जगत है। भौतिक जगत वो है जो हम खुली आंखों से देखते हैं, ये नदी पर्वत पहाड़ जमीन, और ये वनस्पति और ये जीव जंतु, ये सारा का सारा जो है, ये चांद तारे आकाश वगैरह जो भी कुछ है, आकाश गंगा, मतलब जो सारा हमें खुली आंखों से दिखाई देता है। और एक वो है जो हम आंख नेत्र अपने बंद करते हैं, हम अपने अंदर झांकते हैं। तो बाहर का ज्ञान और अंदर का ज्ञान दो चीजें हैं, और दोनों ही के लिए गुरु का महत्व है। गुरु वो है जो आपको न केवल भौतिक जगत में जीने के लिए कुशल बनाए, बल्कि वो आपकी आध्यात्मिक मुक्ति भी हो सके ऐसा आपको बनाए, इसलिए ऐसा प्रयास करे। तो गीता का ही मैं अगर फिर से कहूं तो गीता में विद्या जो है, ये शब्द विद्या और अविद्या, ये दो शब्द हैं। अब मैं उन श्लोकों में न जाते हुए मैं सीधा उस पर जाना चाहता हूँ, भावार्थ जो है श्लोक का। ये अविद्या, उसमें गीता में अविद्या मतलब ये जितना भौतिक जगत है इसके ज्ञान को उन्होंने अविद्या कहा है, और जबकि जो अंदर का ज्ञान है, अपने निजी ज्ञान है, और अपने निजी उन्नति के लिए, या कह लीजिए जिसको साल्वेशन या मुक्ति कहते हैं, उसके लिए जो ज्ञान है, तो दोनों ज्ञान का जब संयोग होता है तो अमृत की वर्षा या अमृत का निर्माण या अमृत तब प्राप्त होता है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या अमृतम अश्नुते। लेकिन वो तब जब विद्या और अविद्या दोनों का संयोग होता है। मतलब आप केवल आध्यात्मिक जगत की बात न करें, आप भौतिक जगत को भी साथ रखें, क्योंकि मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं भौतिक जगत से जुड़ी हुई रहती हैं। तो जब हम समाज में शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा में दरअसल हम क्या सीखते हैं? भाषा, विज्ञान, संस्कृति। संस्कृति की बात करते हैं तो उसमें साहित्य, संगीत, कला, प्राचीन से लेके अर्वाचीन तक, पुराने से लेके नई तक, वो सारा ज्ञान जो है इन चीजों में आ जाता है। भाषा, संस्कृति, विज्ञान, साहित्य, संगीत, कला। अब संस्कृति जो है उसमें इतिहास भी का भी समावेश है, क्योंकि बिना इतिहास के संस्कृति नहीं बनती। लेकिन इसके माने ये भी नहीं कि हम सिर्फ इतिहास में खोए रहेंगे या उसी में डूबेंगे। उससे बाहर निकल के उससे सीखेंगे, इतिहास की जो अच्छी बातें उनसे सीखेंगे, बार उसकी पुनरावृत्ति उन चीजों की नहीं करेंगे जो समाज को नकारात्मक दिशा में ले जाती है। इतिहास हमेशा आपको, ऐसा कहते हैं ना कि इतिहास में चीजें बार बार पुनरावृत्ति होती है कई बार, तो वो इतिहास इतना सिखाने के लिए कि उन चीजों की पुनरावृत्ति न हो जो समाज को नकारात्मक दिशा देती है। तो सकारात्मक दिशा देने के लिए भौतिक जगत की और अपने आध्यात्मिक कल्याण की, वो ये दोनों शिक्षक का रोल है, तो यही शिक्षक की परिभाषा है। जी सर, अगले पॉइंट में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक जो आदर्श शिक्षक है, क्या क्या उनके गुण होने चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो एक इंसान को एक आदर्श टीचर बनाए, उसके बारे में थोड़ा सा। अब यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है आपका। शिक्षक के क्या गुण होना चाहिए? शिक्षक का पहला गुण है अपने शिष्यों को प्रेम करे, स्नेह। अगर शिक्षक स्नेहिल नहीं है तो शिक्षक बोझिल हो जाएगा, उसकी शिक्षा बोझिल हो जाएगी। मैं याद करता हूँ अभी भी वो पहला दिन जब मेरे पिताजी मेरी उंगली पकड़ के मुझे पहली कक्षा में दाखिल करने के लिए कस्बे में, गांव में, महिदपुर मध्य प्रदेश जहाँ मेरा होम टाउन है, वो ले गए। तो वो चतुर्भुज वर्मा जी नाम के हेडमास्टर थे। वो प्राइमरी स्कूल था, बोर्डिंग स्कूल था, उसमें गांव के बच्चे भी आके रहते थे बोर्डिंग में, और जो डे स्कॉलर हम जैसे अपने घरों को वापस लौट जाने वाले, बोर्डिंग स्कूल था। तो जब मैं उनके कमरे में दाखिल हुआ तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे कहा, बेटे क्यों रो रहे हो? और उन्होंने एक कलर्ड स्लेट पेंसिल अपने सामने रखी हुई थी डिब्बा, उसमें से कलर्ड पेंसिल निकाल के मुझे दी कि बेटे चुप हो जाओ, क्यों रो रहे हो? और एक चौक दिया। मतलब बड़े प्रेम से, वो इतने प्रेम से बोले कि मेरा रोना अपना बंद हो गया।
सर चलिए। यहाँ पे जैसे आपने पहली बात की स्नेह की कि हम प्रेम करें स्टूडेंट्स को, तो इसी की कंटिन्यूटी में आप एक क्वालिटी जैसे ये हुई कि प्रेम स्टूडेंट के प्रति होना चाहिए, तो इससे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे आना चाहूंगा कि और क्या क्वालिटीज मानते हैं जो एक टीचर में होनी चाहिए। देखिए, मैं फिर प्राइमरी पे जाना चाहूंगा। शिक्षक भय पैदा ना करे। अगर शिक्षक डराने लग जाएंगे तो बच्चे भयभीत हो जाएंगे, वे सीख नहीं पाएंगे। जी। और उस तरह के भी शिक्षक थे जिनके हाथ से हमें डर भी लगता था, और बेंत और ये सब चलते थे उन दिनों। जी। तो हर एक पे नहीं चलाते थे वो शिक्षक, जो ज्यादा उद्दंड है उसी पे चलाते थे। हाँ? तो भय थोड़ा सा रहे, अच्छी बात है, लेकिन एकदम पहली कक्षा और प्राइमरी दूसरी तीसरी कक्षाओं में ऐसी शिक्षा नहीं होना चाहिए कि भय पैदा हो किसी तरह से, कि आप शिक्षक से डर रहे हैं। दूसरा, शिक्षक नियमित हो, समय पे आए, और समय पे स्कूल आए, समय पे स्कूल की छुट्टी हो वगैरह। सर एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि आपके टाइम में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस था उससे और आज के जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, बिकॉज 30 years इज ए लॉन्ग टाइम पीरियड, तो इतने टाइम में आपने क्या डिफरेंस देखा कि किस तरीके के परिवर्तन आए टीचिंग में और लर्निंग प्रोसेस में, अगर हम देखें। देखो, मैं यहाँ थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि देखिए, परिवर्तन तो प्रकृति के नियम है और हमेशा होते रहते हैं। धीरे धीरे परिवर्तन को अडॉप्ट भी करना चाहिए, करते भी हैं, सभी करते हैं, बच्चे बूढ़े वयस्क सभी करते हैं हमको ऐसे। लेकिन एक बात तो मैंने ये देखी कि प्राइमरी एजुकेशन बहुत ज्यादा बोझिल हो गया। मुझे अपना बेटा जब मेरा यहाँ कुरुक्षेत्र में पहली से लेके 12वीं तक पढ़ा, तो मैंने देखा कि प्राइमरी एजुकेशन में इतने भारी बस्ते मुझे अपील नहीं करते थे। हमने 5वीं कक्षा तक कोई होमवर्क नहीं किया, जो कुछ होता था वहीं स्लेट पे, और तीसरी चौथी में आके 5वीं में आके सुंदर लेख लिखते थे, और थोड़ा कलम से कॉपी पे जवाब और देना करते थे। लेकिन सारी शिक्षा स्लेट और पेंसिल, स्लेट पेंसिल से ही चलती थी, और मौखिक चलती थी। लिखना तो 5वीं कक्षा में सुंदर लेख चौथी से चौथी में शुरू किया, और 5वीं कक्षा में हम उसको कलम से कॉपियों पे लिखना, जवाब देना शुरू किया तीसरी चौथी के बाद। पहली दूसरी कक्षा में हम लिखते सिर्फ स्लेट पे थे, और बस्ता बहुत हल्का होता था। एक स्लेट रख ली, एक कपड़ा रख लिया पोंछने के लिए, गीला कुछ रख लिया, फिर चौथी 5वीं में आए तो कलम दवात रख लिया, और बस ये बस्ते हुआ करते थे। मतलब अंक गणित होता था, भाषा का ज्ञान होता था, यही दो प्रमुख थे। पढ़ना ठीक से, और शुद्ध पढ़ना, शुद्ध उच्चारण करना, शुद्ध लिखना। हिंदी हिंदी स्कूल थे ना, मातृभाषा। तो यही प्राइमरी थी। फिर सेकेंडरी आता है तो आप दूसरी भाषाएं शुरू हो जाती है। जब इंग्लिश संपर्क माध्यम है हिंदुस्तान में, तो वो अंग्रेजी की शिक्षा वो वहां से हमने सीखी। तो वो भी उन दिनों के स्कूल को मैं याद करूं तो अच्छे अच्छे शिक्षक थे, संस्कृत पढ़ाने वाले, हिंदी पढ़ाने वाले, अंग्रेजी पढ़ाने वाले, सब याद आते हैं हमें। और बच्चे हमेशा होमवर्क करने के लिए कई आश्रित हो जाते हैं, माँ बाप पे आश्रित हो जाते हैं, माँ पे या पिता पे, जिसको भी समय है। और वो वृत्ति जो है ना, कि हैबिट, अपने स्वयं काम स्वयं करें, तो वो थोड़ा सा मुझे अखरता है। बाकी तो ठीक है, बच्चों का बोझ नहीं होना चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन तक जो है अंक गणित भाषा वहीं तक सीमित रहना चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन में हल्का फुल्का समाज शास्त्र, हल्का फुल्का भूगोल पढ़ाया जाता है, न कि दुनिया भर का भूगोल। ये थोड़ा सा है कि किताबों और उसका बस्तों का बोझ हमने उतना नहीं झेला। सेकेंडरी एजुकेशन में भी तब थे बस्ते, लेकिन वो भी इतने भारी नहीं हुआ करते थे हमारे। सेकेंडरी एजुकेशन में जाके तब हम होमवर्क करते थे, लेकिन अपना होमवर्क खुद कर लिया करते थे। हमें कोई मुझे तो याद नहीं आता कि होमवर्क करने में मुझे परेशानियां और दिक्कतें थी तो जरूर। हम भाई साहब को या पिताजी को, पिताजी दूर रहते थे, मेरे बड़े भाई मेरे पिता समान थे, तो मुझे कोई कठिनाई आती थी मैं उनको बयान करता था, और वो मेरा समाधान करते थे किसी भी तरह से। या तो किसी शिक्षक से संपर्क करवाएंगे, या तो स्वयं बताएंगे। तो थोड़ा सा फर्क तो है कि अभी के एजुकेशन में जो है थोड़ा हल्का फुल्कापन उसमें आ गया, कि बिना परीक्षा लिए पास करो, कि परीक्षाओं में बच्चे पास नहीं हो पाते हैं, कि उनके पास सुविधाएं नहीं है उतनी मटेरियल की, इतनी कापियां, इतनी किताबें, इतना बोझा, हर तरह की इस तरह की समस्याएं हैं।
मेरे ख्याल से इनका समाधान अभी ढूंढा जाना चाहिए। ये नई शिक्षा नीति की हम बात करते हैं तो नई शिक्षा नीति का मतलब यही है कि एकदम पुराने में भी नहीं जाना है हमको, उल्टी दौड़ भी नहीं लगाना है, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन को उतना भारी नहीं बनाना चाहिए। अर्ली सेकेंडरी एजुकेशन या मिडिल क्लास एजुकेशन है, वहां से धीरे 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 और प्रयास ये किया जाना चाहिए कि अपना होमवर्क बच्चे स्वयं करें, उनको इतना सक्षम बनाया जाए, वो माता पिता पे या किसी ट्यूटर पे या ट्यूशन पे इन सब पे न रहे आजकल। ओके सर, ओके सर। इसी के साथ आप यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रहे, तो आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि हायर एजुकेशन में आपने क्या चेंजेस देखे, हायर एजुकेशन में जो टीचिंग प्रोसेस है या लर्निंग प्रोसेस, उसमें क्या डिफरेंस आपने ऑब्जर्व किए ड्यूरिंग योर टीचिंग एक्सपीरियंस? देखिए, मैं मेरी अपनी बात करूं तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा, तब वो 11+3 का सिस्टम था, अब 12+3+2 ऐसा है ना, ग्रेजुएशन। यस सर, यस सर। तो हायर सेकेंडरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हम पढ़े। शिक्षकों की कमी कई बार हो जाती थी, क्योंकि उस स्कूल बहुत अच्छे थे, ऐसी बात नहीं कि स्कूल खराब थे, शिक्षक भी बहुत थे, लेकिन इतना अभाव नहीं था शिक्षकों का। और फिजिक्स टीचर, केमिस्ट्री टीचर, मैथमेटिक्स टीचर, ये सारे टीचर्स हुआ करते थे। बहुत अच्छे फिजिक्स के टीचर्स, मुझे नाम अभी तक याद है उनका, संघवी जी, बहुत अच्छा हिंदी माध्यम से पढ़ाया उन्होंने फिजिक्स हमको, बहुत अच्छे टीचर थे। मैथमेटिक्स थे रशीद साहब, मैथमेटिक्स उन्होंने पढ़ाया। केमिस्ट्री के टीचर्स हमारे बदलते रहे, 2-3 टीचर्स आए, क्योंकि स्थायी नियुक्तियां ना हो पाई होंगी, लेकिन इसका फर्क पड़ता है। स्थायी नियुक्ति हो तो कंटिन्यूटी बनी रहती है लगातार, तो बच्चों का उसमें नुकसान नहीं होता पढ़ाई का। तो यह है कि परिवर्तन, अगर मैं देखिए लेबोरेटरी की बात करता हूँ, तो लेबोरेटरी भी ऐसे इक्विप थे, सारे टाइट्रेशन करना, ये करना केमिस्ट्री में, और फिजिक्स के सारे एक्सपेरिमेंटेशन की सुविधाएं थी स्कूल में, जो मेरे ख्याल से मैंने आपके बच्चों को करते नहीं देखा। यहाँ पे रियासत के जमाने के स्कूल थे, वो होलकर स्टेट के जमाने का स्कूल था, और मुझे अभी तक याद आता है कि फिजिक्स की जो लेबोरेटरी थी उसमें सारे इक्विपमेंट थे, क्या मैग्नेटिज्म के, इलेक्ट्रिसिटी के, ग्रेविटी के, जितने भी इक्विपमेंट आप सोच सकते हैं सारे थे, और टीचर भी बहुत अच्छे सक्षम। तो ये अभाव नहीं था। वो कुछ ऑप्टिकल के और सारे एक्सपेरिमेंट्स मैंने तो अभी बेटे से चर्चा ही नहीं सुनी कुछ एक्सपेरिमेंट की वो करता। हुक्सला है फॉर एग्जांपल, जिसका हम, जो हमें भूविज्ञान में भी लगता है ना, हुक्सला, स्ट्रेस स्ट्रेन, इन सारे की चर्चा हम तो रॉक्स में भी करते हैं ना, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी, तो वो सब हुक्सला। तो इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो प्रयोगशाला में उपकरण चाहिए वो अवेलेबल थे हमारे। ग्रेविटी, सिंपल से एक्सपेरिमेंट होते हैं, पेंडुलम, ये वो। मुझे तो परीक्षा में भी वही आया 11वीं में कि भाई ये निकालिए, जी का मान निकालिए, स्मॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है स्मॉल जी। तो ये सारे सुविधाएं उपलब्ध थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि सेकेंडरी एजुकेशन में प्रायोगिक पे ध्यान दिया जाना चाहिए। थ्योरी का बोझ बहुत ज्यादा लगता है मुझे, उतनी थ्योरी का बोझ नहीं होना चाहिए कि दुनिया भर का सारा ज्ञान भी सेकेंडरी एजुकेशन में, पूरा एमएससी का ज्ञान, बीएससी का ज्ञान पूरा लाते हैं बच्चों पे। मैं उसे ठीक नहीं समझता। एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं या बच्चे करते हैं वो कभी नहीं भूलेंगे, वो कभी नहीं भूलेंगे। हमेशा एक्सपेरिमेंट जो किया हुआ है लेबोरेटरी में, तो उसकी थ्योरी भी रखने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सहज रूप से चीजों को समझेगा। सेकेंडरी एजुकेशन में भी अच्छे अच्छे शिक्षक थे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सारे पढ़ाने वाले। अब जब आते हैं कि भाई क्या पढ़ना है आगे जाके, तो मैंने भूविज्ञान विषय चुना और उसी पे मैंने जोर लगाया। केमिस्ट्री को मैंने नहीं छोड़ा, लेकिन मैथमेटिक्स को मैंने त्यागा, क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स में थोड़ी सी अरुचि हो गई 11वीं क्लास में आके, जबकि 9वीं 10वीं तक ठीक था मेरा सब कुछ। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि भूवैज्ञानिक अगर कोई बनना चाहता है तो प्लेन ज्योमेट्री और सॉलिड ज्योमेट्री, ये दोनों पे उसकी अच्छी पकड़ होगी स्कूल में, तो वो आगे तक काम में आएगा। प्लेन ज्योमेट्री और सॉलिड ज्योमेट्री, क्योंकि जब अर्थ साइंस की बात आती तो सारा 3 डायमेंशन में आपको इमेजिन करना होता है।
कोनिकल शेप हो, स्फेरिकल शेप हो, स्फेरॉइडल हो, क्यूबिक हो, ये सारे क्रिस्टल सिस्टम जो है, हेक्सागोनल, पेंटागोनल और ये जो है ना ट्राइगोनल और जो भी सारा ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो ये ज्ञान बहुत जरूरी है साइंटिस्ट के लिए, सॉलिड ज्योमेट्री, प्लेन ज्योमेट्री का। मुझे उसका बहुत फायदा मिला। सॉलिड ज्योमेट्री पे मेरी अच्छी पकड़ थी हायर सेकेंडरी स्कूल। सॉलिड ज्योमेट्री के बूते में पास हुआ। मुझे अलजेब्रा कभी उतना न चला हो, लेकिन सॉलिड ज्योमेट्री और ज्योमेट्री में काफी, अर्थ साइंस में, भूविज्ञान में काफी उससे फायदा। मैं अब हायर एजुकेशन की बात कर दी तो मैं थोड़ा अर्थ साइंस से ही फोकस करता हूँ। केमिस्ट्री भी मैंने पढ़ी है साथ ही साथ, और अर्थ साइंस में कॉलेज में 2 टीचर तो शुरू से थे और बहुत अच्छे टीचर थे, क्वालिफाइड टीचर थे और बहुत प्रिपेयर्ड होके आते थे उसमें। और वो कॉलेज भी यूनिवर्सिटी का कॉलेज था, माधव साइंस कॉलेज जो है अभी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है अभी भी। अब अलग अलग हैं, साइंस कॉलेज की बिल्डिंग 1970 में ही सेपरेट हो गई थी जब हम बीएससी फाइनल में आए। और आर्ट्स एंड कॉमर्स माधव, पहले माधव कॉलेज था, माधव कॉलेज अलग, माधव साइंस कॉलेज अलग, गवर्नमेंट, तो बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। तो 2 टीचर्स परमानेंट थे और मैंने यहाँ देखा, मैं अब कंपेयर करूँ तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट में भूविज्ञान शुरू ही नहीं कर पाया, हमने बड़ा प्रयास कर लिया। सागर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश, जहाँ मैंने व्यावहारिक भूविज्ञान में एमटेक डिग्री, पीएससी 3 साल के बाद 3 साल का कोर्स किया, तो वो एक इनोवेशन था उस समय। अप्लाइड जियोलॉजी धनबाद के बाद अगर कहीं शुरू हुआ तो वो सागर विश्वविद्यालय में, और उसकी क्रेडिट भी प्रोफेसर डब्ल्यू.डी. वेस्ट को जाती है, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल होके चले गए थे इंग्लैंड वापस 52-53 में। उनको 55 में वापस यूनिवर्सिटी ने बुलाया और उनको प्रोफेसर इमेरिटस बना के ये अप्लाइड जियोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू करवाया। पहले वो मिलिट्री के बैरक्स में था और 56 में आके नई बिल्डिंग में आ गया हूँ तब से। पहला बैच 56, 57, 1958 में वहां से निकलना शुरू हुआ। तब से लगातार और बैचेस के बैचेस जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और हमारा बैच बहुत छोटा था, 9, 10, 12, 15 स्टूडेंट होते। मेरा बैच 9 स्टूडेंट्स का था। सारे के सारे या तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में थे या तो स्टेट गवर्नमेंट के जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट में एब्जॉर्ब हो जाते। तो शिक्षकों का होना और व्यावहारिक सुविधाओं का ना, फील्ड जियोलॉजी का एजुकेशन, उसमें फील्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। जियोलॉजी कैन नॉट बी टॉट ऑन ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड साइंस नहीं है, जियोलॉजी इज बेसिकली a field science. What is to be taught in the field, and what is to be observed in the bottom of the crucible, okay, that will support your one or other hypothesis or theory, but basic thing is to be explained is what you see in the field. Yes sir. उसी को आपने एक्सप्लेन करना है, चाहे किसी सिद्धांत की किसी थ्योरी के माध्यम से, चाहे वो आइसोस्टेसिस हो, चाहे वो प्लेट टेक्टोनिक्स हो, चाहे ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग हो, जो भी है सिद्धांत विज्ञान के। तो फील्ड स्टडी पे जोर होना। बीएससी तक हमने भी देखा कि कुछ कमियां थी, हमने वाइस चांसलर को तब भी एज ए स्टूडेंट वहां पे आगाह किया कि यहाँ पोस्ट जो टीचिंग डिपार्टमेंट है, बस है और सिलेबस से कहता है कि हमारा एक फील्ड ट्रिप होना चाहिए बीएससी फाइनल में, तो क्यों नहीं हुआ। हमने तो लेटर टू एडिटर्स भी लिखे उस समय और कुलपति को एक प्रकार से हमने उन लेटर्स में एक प्रकार से लताड़ा कि भाई क्यों ये सुविधा आप नहीं दे रहे हैं हमें, मतलब फील्ड वर्क नहीं जाएगा बीएससी फाइनल करके तो कैसे सीखेगा। हो सकता है अभी परिस्थितियों में थोड़ा परिवर्तन हुआ हो। तो ये जियोलॉजी की बात हो गई। फिर जियोलॉजी के पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग में अप्लाइड जियोलॉजी के कोर्सेस हैं, फिर स्पेशलाइजेशन उसमें बहुत सारे हैं। मिनरल एक्सप्लोरेशन है, ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी है, माइनिंग जियोलॉजी है, और अब तो मैंने के कम से कम 20 स्पेशलाइजेशन में गिन सकता हूँ कि वो है। और ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जैसे आईआईटी धनबाद है, आईआईटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, रुड़की है आईआईटी, और सागर तो है ही है अपनी जगह। तो ये तो बड़े बड़े, लखनऊ है और जयपुर है, उदयपुर है राजस्थान में, साउथ में तमिलनाडु में है, आंध्रा में है, केरला में है। कासरगोड का एक बहुत पुराना कॉलेज, मुझे अभी पिछले हफ्ते 31 अगस्त को 31 अगस्त आई रिसीव्ड a booklet published of 472 pages, and
द बुकलेट नरेट्स उनके कहाँ कहाँ एल्यूमिनाई कहाँ कहाँ एम्प्लॉयड हैं, कौन कौन से परिवर्तन हुए अंडर ग्रेजुएट कॉलेज से, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई केरल में, और कैसे कैसे जियोलॉजी के ग्रेजुएट्स वहाँ कहाँ कहाँ एम्प्लॉयड हैं अब तक कंटिन्यूटी में। तो इतनी अच्छी बुकलेट अगर मैं साउथ से निकलते देखता हूँ, लेकिन नॉर्थ में तो मुझे नहीं नजर आता ये प्रयास। यहाँ वो क्या कहते हैं, वो डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, वो बन ही नहीं पाया बहुत कोशिश करने के बाद भी, क्योंकि उसमें स्टेट के जो राज्य हैं या राज्य को चलाने वाली सरकार है उनका भी रोल है। यूनिवर्सिटी के टीचर्स क्या करेगा, वो तो आएगा क्लास पढ़ाएगा, उसको भवन चाहिए, जगह चाहिए बैठने के लिए, लेबोरेटरी के लिए, दैट्स ऑल। वो टीचर्स थोड़ी ना पैदा करेगा कि वो टीचर्स ला के लगाएगा, नो, ये तो राज्य सरकार का या शासन का काम होता है। तो यहाँ आके मैं देखता हूँ कि ये बहरापन मैंने महसूस किया। 25 साल मैंने सेवा की और हमेशा संघर्ष किया विश्वविद्यालयों से, विश्वविद्यालय के कुलपतियों से हमेशा। देखिए मैं बताऊं, मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट से मैंने 2 पोस्ट ग्रेजुएशन किए, सागर यूनिवर्सिटी से व्यावहारिक भू विज्ञान अप्लाइड जियोलॉजी में एमटेक अप्लाइड जियोलॉजी डिग्री लेके जब मैं निकला तो मैं आईआईटी कानपुर गया, मैंने दोबारा सिविल इंजीनियरिंग से मैंने डिग्री की, और वहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग जियोलॉजी, ग्राउंड वाटर, सॉइल और ये सारा अध्ययन किया है। मेरा स्पेशलाइजेशन है, एक प्रकार से एनवायरमेंटल साइंस से जुड़ता है, ग्राउंड वाटर केमिस्ट्री वगैरह, सॉइल मैकेनिक्स, एयर पोल्यूशन। सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के टीचर्स ही थे सारे पढ़ाने वाले। जियोलॉजी के तो सिर्फ 2 टीचर्स थे, प्रोफेसर राय महाशय जो रिटायर्ड हैं, डॉक्टर केवी जी के गोखले रिटायर हो चुके हैं, अब दूसरे टीचर्स वहां आ गए। लेकिन कुल मिला के आईआईटी की उस समय की जो थी कि भाई वहां कोई कमी नहीं थी किसी तरह की, लेबोरेटरी की, फील्ड वर्क की, बजट की, और सागर यूनिवर्सिटी के पास भी नहीं थी उस तरह की कोई कमी। मैं यहाँ आता हूँ तो मैंने पहले जो है कि मैंने फर्स्ट ईयर के बाद जो फील्ड ट्रेनिंग होती है उसमें मैंने 4 वीक्स का ड्यूरेशन दे दिया कि फील्ड में जाएंगे, मैपिंग सिखाएंगे, 4 मंथ्स कैंप करेंगे जैसे हम करते थे वहां। तो नहीं चला क्योंकि बजट कम, तो फिर 3 वीक्स किया हमने उसको बाद में कि चलिए 3 वीक्स कर देते हैं। पता चला कि फिर और अगले साल बजट कम, हमने कहा चलो 2 वीक्स कर देते हैं। तो 2 वीक्स भी बजट की क्रंच और क्राइसिस हमेशा, तो हमने फिर अल्टीमेटली ये किया कि चलिए आने और जाने के एक एक दिन छोड़ देते हैं, एक एक दिन 13 डेज फील्ड वर्क करेंगे। तो कुल मिला के हम इस तरह से सिकुड़ते गए। सर मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे हम देखते हैं जियो साइंसेज में काफी डेजिग्नेशन, जैसे हम देखते हैं जियोलॉजिस्ट है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो यूजुअली जियोलॉजी कैंडिडेट्स की चॉइस रहती है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि टीचिंग प्रोफेशन को आप कैसे देखते हैं, खास करके अगर हम जियो साइंसेज में बात करें तो टीचिंग प्रोफेशन में क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस अगर कोई है तो आप किस तरीके से उसको देखते हैं, तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए सर। देखिए अभी मैं, चूंकि मुझे रिटायर हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं, 2010 में रिटायरमेंट हुआ, तो उसके बाद जो मैं सुन रहा हूँ देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो सारा डिग्रेडेशन ही मैं देख रहा हूँ टीचिंग क्वालिटी वगैरह में, ऐसा मेरा अनुमान है। क्यों कि उसमें विश्वविद्यालय की राजनीति में जरूरत से ज्यादा राजनीति घुस आती है, तो वो उसकी जरूरत नहीं है। सेंटर ऑफ लर्निंग में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, तब नहीं था उतना हमारे जमानों में, जब हम हमारे छात्र जीवन में ऐसा नहीं था। वहाँ की डायरेक्ट कोई चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री का कोई दखलंदाजी नहीं होती थी। यहाँ भी अच्छे अच्छे कुलपति आए हैं जिन्होंने बात को समझी। तो मुझे मुझे एक कुलपति मुझे याद आते हैं, शुरू शुरू में उस समय आईएएस अफसर यहाँ बैठे रहते हैं, लेकिन वो आईएएस अफसर साइंटिफिक बैकग्राउंड के थे, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, प्रोफेसर मेघलानी, जो कि गुरु जम्बेश्वर में बाद में जाके कुलपति भी रहे। यहाँ पे वो एडॉक थे, 1.5 साल रहे होंगे, लेकिन चीजों को समझते थे, विज्ञान को की समझ उनमें थी। उन्होंने तुरंत बात को समझा, तो तुरंत वो पोस्टें भरते, उन्होंने इंटरव्यू करके बिल्कुल देर उस समय बाय चांस रजिस्ट्रार भी आईएएस अफसर थे, और वो भी टेक्निकल बैकग्राउंड थे, आईआईटी कानपुर के ग्रेजुएट थे वो बीटेक। तो चूंकि ये साइंस टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है, थोड़ा अप्लाइड साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है विज्ञान, तो चीजें अगर वो समझते हैं तो
तो समस्या हल होती है कि भाई फील्ड वर्क इंपॉर्टेंट है, तो चलो उनका बजट है तो चलिए बजट आप रिलीज करिए, रोके क्यों पड़े हैं, उसको दीजिए, उनको पता है फील्ड में जाना है उनको, तो 10 बार हमें क्यों लिखना पड़ रहा है कि हमें फील्ड में जाना है, हमारा बजट रिलीज करिए। तुरंत हो जाना चाहिए, टेलीफोन से हो जाना चाहिए। उसके लिए फाइलें चलाना और ये ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी मारती है ना चीजों को। क्या क्या टीचिंग प्रोफेशन इज ए नोबल प्रोफेशन। अगर उसको डायरेक्ट की रोजमर्रा की फालतू की राजनीति से अगर दूर रखते हैं तो टीचिंग प्रोफेशन इज ए नोबल प्रोफेशन। आपको नियमित होना है, आपने अध्ययन करना है और अध्यापन करना है, उसमें कोई बीच में आपको कोई रुकावट नहीं। ये सबसे बड़ी ये जो फ्रीडम है इस प्रोफेशन में है। यहाँ कोई दफ्तर का काम नहीं होता है, लेकिन जब आप विश्वविद्यालयों के चेयरपर्सन को, प्रोफेसर को दफ्तरी बना देंगे, आप ये रोज रोज कोई प्रोग्राम करेंगे और वहाँ अपेक्षा करेंगे कि वहाँ फीता कट रहा है, वहाँ टीचर्स डिपार्टमेंट में जाके इकट्ठे हो जाएं, साल में 360 आपका आयोजन हो रहे हैं, तो फिर क्लासें कैसे लगेंगी भाई। यहाँ तो मल्टी फैकल्टी विश्वविद्यालय है और रोज रोज आप करेंगे आयोजन और रोज रोज बुलाएंगे तो शिक्षा कैसे चलेगी। यही फीते काटते रहेंगे, इनॉग्रल करते रहेंगे और चाय पानी होता रहेगा। ये प्रथा कम होना चाहिए। यस सर। ये जो है ना कि उनको अपनी स्वतंत्रता से पढ़ाने दीजिए, उनके डिपार्टमेंट के, उनके सब्जेक्ट के आयोजन है, उनको, उनके चेयरपर्सन को, उनके टीचर्स को, उनके छात्रों को बुलाइए, करिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बिल्कुल सर। हर तरह के आयोजन में थोड़ी ना जाएंगे मल्टी फैकल्टी। विदेशों में नहीं है, मैं 7 साल रहा फ्रांस में, वहां भी विश्वविद्यालय में मैंने डॉक्टरेट वहां से किया पेरिस से, लेकिन ये ड्रामे हमने कभी नहीं देखे। ओके ओके फाइन सर। यहाँ पे आपने अपने स्कूल टीचर्स को याद किया, स्कूल टीचर्स के बारे में आपने हमें बताया। मैं चाहूंगा कि आप अपने हायर एजुकेशन के टीचर्स को आप मेंशन करें, वहाँ पे जो आपके टीचर्स हैं जिन्हें आप इस स्पेशल ओकेजन पे याद करना चाहेंगे सर। पोस्ट ग्रेजुएशन में सागर यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर थे, मैं W.D. वेस्ट, जिसके मतलब he was a British national, but he was culturally thoroughly mingled with the Indian system. He loved his students like anything. He started the, we used to go for, we had camping facility, departmental bus, and we used to go for camping after first semester, 3 weeks mapping. Then second year, jumping tour all over India, seeing engineering, geology, and other exploration projects and all. And final year, we used to go in a mine like Zawar mine, और हम वहाँ गए थे, we went to Zawar mines, Rajasthan. Okay. Field facilities were there. Professor W.D. West. Then there used to be a very good scientist, Dr. S.K. Babu. He was in NCDC earlier. He was in ONGC also. Then he came to teaching. So he had a very wide experience. He was very good at optical mineralogy and crystallography, mineralogy, sedimentology, and all that. Then there used to be a Professor Durge. Now he is still alive. He is at Nagpur. He used to teach us igneous and metamorphic petrology. A very fine, super fine teacher. Up to date information he used to give. The latest journals used to come there in the Jawaharlal Nehru Library at Sagar University. Professor U. Aswath Narayana is a well-known geochemist. We are reading his textbook, geochemistry of isotope geochemistry and dating and all that. And he has written so many edited volumes near retirement, 2007, 2008, 2009. And in one of the volumes, he requested me that you are there in the Green Revolution estate, please contribute an article. I contributed an article on the negative impacts of Green Revolution on groundwater, land and soil, which he gave place. He edited and gave place in his volume on food security. He edited a volume on food security. He was at Sagar for 10 years and thereafter he went to Tanzania, and remaining services he gave to Tanzania University, Eastern Africa, and run so many research projects with a small amount, small budget. And he was commemorated by the IUGS in 2008 or 9. I met him after Sagar University. I met him in 2007 at Hyderabad in an international conference. He was very happy and we were also very happy. Seminar was inaugurated by M.S. Swaminathan, but in the first technical session, he was the session chairman, where we also read the paper. So, Professor U. Aswath Narayan, Professor
Subramanian Iyer is still at IIT. He was at Chagar for more than 10 years. He taught us geomorphology, extraordinary geomorphology teacher, used to be prepared, fully prepared, and used to inform. He was very good at field work also. In initial years, he was the only person who used to give field training to so many batches. So Professor Subramanian Iyer is internationally known in geomorphology. He retired from IIT Mumbai. He became professor at IIT. He was assistant professor at Chagar, but became professor at IIT Mumbai, and he retired there and settled there. V. Subramanian, then P.P. Rhoda is no more. He was a very good scientist, was a structural geologist. So I remember almost all the Professor Pramod O. Alexander. He's a retired teacher, used to teach us geochemistry, still is Professor Emeritus, and still yesterday, last week I found out he's still teaching. So there was no dearth of, there used to be applied geology department and the Center of Advanced Studies, 24 teachers, lecturers, professors, and assistant professor and all, intermingled, teaching on both center, the research center. Teachers used to teach in the postgraduate department also. So there was no dearth of teachers, not the 4 or 5. There will be 24 teachers, lecturers, and professors. 3, 4, 5 professors, Professor G.R. Murthy. Then I come to IIT Kanpur. Professor Yudhvir was in soil mechanics and civil engineering department. Professor G.D. Agrawal was the head of the department. You will be knowing Professor G.D. Agrawal. He was the first member secretary of the Central Pollution Control Board after retirement. What retirement? He resigned. He said, okay, I don't want to continue. He had resigned in 1977, but he was picked up again and made the secretary of the Central Pollution Control Board. When board was created, he was the first member secretary. If you remember, he died in 2018 in October because he became an activist and he started a sort of a movement, Ganga Bachao, because he was very much concerned with the Ganga river pollution and damages to the forest and hills in the north, Uttarakhand and all that. Due to his efforts, Ganga river was in 2009 made national river. Due to his efforts, he launched the movement 4 times, 2008, 2009, 2010, and finally in 2018. So such great teachers were there. And I can say he is my mentor. He was not directly, he was the expert of air pollution, taught me air pollution monitoring control and the pollution monitoring control, chemistry of the sanitary engineers and all that. And Professor Rai Mahashai, who guided my thesis on the groundwater chemistry, is retired and living at now. This morning I said good morning and I wished him happy Teachers Day. Professor Yudhvir, I rang him also. One of my school teachers is now 86. I rang him. He's in my hometown. His health is not good now. So these are my school teacher. He taught me in 8th class science, general science. So I remember all these teachers and and if you remember, these teachers, Professor S.K. Babu from Sagar and Professor Rai Mahashai, they came here number of times when the department, whenever I called, they used to come and they obliged me. So such great teachers were there. And it is not the teachers, it is the students also. In the last of, if you see my last decade teaching, I also experimented. I said, okay, when I start a new chapter, I used to say, student, please tell me what all words you remember or you have read about this topic. What little you know, please. So we will make a summary of all the words which are around that topic. And if the students one-to-one learning, it is not the transmission and the sort of an antenna reception and all. No, that is all teaching. Two-way communication. Students also participate, and the teachers also teach. So I experimented this in the last decade. I used to learn from the students also. I made it a habit. Students sometimes, because this is the epoch of information. You have a lot of information flooded on internet and Google and all that. Sometimes students have read things which you have not read. Yes, so
like that, and then you start removing their doubts, and then you channelize them in the earth science theories, and that is teacher's role. This train formation, how it fits into the concepts of fundamental concepts of isostasy or ocean floor spreading or plate tectonics and all that. This is the role of a teacher. सर जैसा कि हम यूजुअली देखते हैं, हमें अपने टीचर्स अक्सर याद रहते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट भी ऐसे होते हैं जो टीचर्स को याद रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने कुछ स्टूडेंट्स का आप यहाँ पे नाम लेना चाहेंगे जो आपको ध्यान है, जो आपको याद रहते हैं, जो आपको उनके जो क्वालिटीज थी उनकी वजह से वो हमेशा आपको याद रहते हैं। प्लीज सर। हाँ, क्यों नहीं। आपको पता है प्रोफेसर भगवान सिंह चौधरी, जो भी जियोफिजिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं और चेयरपर्सन भी होंगे, अभी वो तो हमारे सर पहले बैच के स्टूडेंट हैं। वो हमारे पहले बैच के स्टूडेंट हैं। अभी सर रजिस्ट्रार भी हैं, वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार है अभी। हाँ, रजिस्ट्रार भी है और वाइस चांसलर भी हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी, उनसे कहता हूँ कई बार। यस सर। हाँ, तो वो हमारे स्टूडेंट हैं। और साथ में उनके प्रोफेसर गुप्ता हैं। एक नाम जो मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छे स्टूडेंट जो है मेरे, निर्मल यादव। निर्मल यादव जो है इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट है, बहुत अच्छे इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट हैं। 2007 में ट्रेनिंग ले गया ओंकारेश्वर डैम दिखाने बच्चों को, 2 हफ्ते का ट्रेनिंग कैंप था। तो वो उन्हीं के चलते में ले गया। वो नर्मदा हाइडल प्रोजेक्ट में सीनियर इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट हैं। अब तो वो शायद डायरेक्टर लेवल पे होंगे, मुझे पता नहीं। तो 2007 बैच को मैं ले गया था। 2007 बैच के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ उसमें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में भी हैं। और मैं आपको कह सकता हूँ कि जो ओंकारेश्वर डैम जो बना पूरा उनके सुपरविजन में बना है, एनए सुपरविजन में। और चीफ इंजीनियर और इंजीनियर्स की लैंग्वेज वो बोलते थे। देखिए, इंजीनियरिंग जियोलॉजी से खाली जियोलॉजी की भाषा नहीं बोलता, सारे कैलकुलेशंस इंजीनियरिंग के होते हैं, उनकी समझ उसको होना चाहिए और उन्हीं की भाषा में उनको समझाता है वो जियोलॉजिस्ट। तो वो इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट है, तो वो इंजीनियर्स को इनकी लैंग्वेज में समझाते थे, क्योंकि इंजीनियरिंग जियोलॉजी की उनकी पकड़। वो आईआईटी के प्रोफेसर जिन्होंने हमें एडमिशन दिया, वो यही कहते थे, भाई कि आप एमएससी अप्लाइड जियोलॉजी करके, एमटेक अप्लाइड जियोलॉजी करके आ गए, हम यहाँ आपको सिखाना चाहते हैं इंजीनियरिंग, ताकि आप वो रियल जो लिंक ऐसी बने कि आपको सिविल इंजीनियर्स की लैंग्वेज में आप समझ सकें कि सिविल इंजीनियर्स क्या करते हैं, क्या एक्सपेरिमेंट हम आपसे करवाएंगे, वो आपको सिखाएंगे, ताकि सही माने में आप इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट कहलाएं। तो निर्मल यादव में आपको 2000 बात बताता हूँ, 1995 बैच के 2 स्टूडेंट्स का नाम याद करता हूँ। मणिमय सिन्हा, जो इस समय बिहार में, झारखंड में वो है, और सेंटर फॉर वर्ल्ड सॉलिडेरिटी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ। और उन्हीं के बैच के राजेश झा, वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, टॉपर थे। लेकिन पहले मणिमय सिन्हा 99 तक, 1995 के बाद 4 साल पास हो जाने के 4 साल बाद तक उनके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं थी। उनके पिताजी रिटायरमेंट पे, तो मुझसे मिलने आए एक बार यहाँ कि सर, तो मैंने उनको प्रोफेसर जीडी अग्रवाल के मार्फत मेरी एक दोस्ती, दिनेश मिश्रा जी, डॉक्टर दिनेश मिश्रा जो है वो बिहार में है, जमशेदपुर में रहते हैं वो। तो मैंने उनको वहां उनके पास भेजा। 96 में हमने फील्ड वर्क किया था, प्रोफेसर जीडी अग्रवाल और दिनेश मिश्रा जी और मैंने। डॉक्टर राजेंद्र सिंह, मैं कह दूं वाटरमैन ऑफ इंडिया, उन्होंने हमें बुलाया था मथुरा और भरतपुर और कामा तहसील अलवर जिले की। वहां जो फ्लड आया था उस समय 1996 में, और वो फ्लड का असर अक्टूबर तक गया नहीं, जून में बारिश हुई 36 घंटे, तो बहुत सारा इलाका फ्लड होकर 150 करोड़ का नुकसान हो गया था। तो प्रोफेसर जीडी अग्रवाल बोले कि अध्ययन करते हैं कि फ्लड कैसे और क्यों आया। तो 10 दिन उनमें मेरे डॉक्टर दिनेश मिश्र से पहचान हुई, और मैंने फिर 1999 में मणिमय सिन्हा को कहा कि ये आप ही के राज्य के नवयुवा हैं, मेरे छात्र हैं, इनको रखिए, इनको रास्ता दिखाइए, मार्गदर्शन करिए, इनको नौकरी भी चाहिए, तो पहले तो आप इनको अपना काम सिखाइए, फिर इनको नौकरी दिलवाइए। तो तब से लेके अब तक वो वहाँ एब्जॉर्ब है। और उन्होंने झारखंड में अपना एक एनजीओ शुरू किया, जो छोटे एनजीओ की फंडिंग करता है, और बड़ी मेगा एनजीओ वो है सेंटर फॉर वर्ल्ड सॉलिडेरिटी, बिहार में ही है कहीं वो विदेशी फंड से चलती है, लेकिन उनमें लगन थी सोशल वर्क करने की।
वो इसलिए मैंने उसको पिकअप किया कि इनकी सोशल वर्क करने की है, तो इनको जीएसआई में जाके कोई फायदा नहीं मिलेगा, मजा भी नहीं आएगा, वहां कोई सोशल वर्क नहीं होगा। तो मैंने कहा आप वहां जाइए। तो फिर 1 साल बाद राजेश झा आएगी, ने कहा आप अपने क्लासमेट के पास जाइए। और मैं दिनेश मिश्र जी को कहा ये दोनों आप ही के राज्य के हैं, ये दोनों मेरे स्टूडेंट, आप इन दोनों को, वो दोनों जमे हुए हैं, 20 साल हो गए उनको। मेरे जो, मैं जिनको हमेशा याद रखता हूँ, जो मुझे हमेशा याद रखते हैं। और वाडिया इंस्टीट्यूट में अनिल कुमार हैं जो सेडिमेंटोलॉजिस्ट हैं, और आज सवेरे इन्होंने मुझे याद किया। बहुत सारे लोग हैं। और कुछ सेकेंडरी स्कूल टीचिंग में मंजू शर्मा हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छी स्कूल टीचर है। वो स्कूल मैनेजमेंट में आ गई अब तो, एमएससी करके गई है यहाँ से। अब वो प्रोफेसर नहीं है यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो शी इज वंडरफुल टीचर। मेरे नाम है, मैंने आपको कुछ बता दिए। मैं छात्रों को भूला नहीं, कई बार नाम भूल जाता हूँ, शक्ल से नहीं बोलता हूँ, शक्ल याद रहती। ये है कि अब ये एज फैक्टर हो गया है, इसलिए कई बार मैं नाम रिकॉल ना कर पाऊँ, लेकिन मुझे अक्सर ज्यादातर नाम मुझे अपने छात्रों को याद है। सर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, मे बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डिस्कशन, कि स्टूडेंट्स के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक स्टूडेंट की, क्योंकि टीचिंग जो है स्टूडेंट के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज जो एक टीचर एक्सपेक्ट करता है कि छात्रों में ये क्वालिटीज होनी चाहिए, एक अच्छा स्टूडेंट होना भी उतना इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में सर थोड़ा बताइए। देखिए, नंबर 1 क्वेस्ट फॉर लर्निंग। जिज्ञासु छात्र है तो वो आगे बढ़ेगा, उसमें सीखने की लगन होना चाहिए। ओके, नियमित हो, क्लास में टाइम से नियमित आना चाहिए उसमें। ये टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों को नियमित क्लास में जाना है। 5 मिनट भी उसमें देरी नहीं होना चाहिए। आप ऑफिस दफ्तर के दूसरे सरकारी में 10-15 मिनट देर से चले जाएं, कोई माइंड नहीं करता वहां। हालांकि विदेशों में ये भी नहीं होता, सब टाइम से ही जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इंडियन टाइम चलता है। वहां टॉलरेंस हो जाती है। आप कलेक्ट्रेट में किसी में हेड क्लर्क हैं, डायरेक्टर हैं, जो भी है, वहाँ 10-15 मिनट, आधा घंटा देर से चले गए। लेकिन ये प्रोफेशन ऐसा है जहाँ हमारे साथ हमारे एक बहुत अच्छे कलीग थे, वो दिवंगत हो चुके हैं, और वो किसी दफ्तर में अनुभव लेके आए थे, तो उन्होंने दफ्तर जैसा काम शुरू किया। तो हम सब ने यहाँ कहा कि भाई ये दफ्तर वाला नहीं चलता है, यहाँ 5 मिनट पहले आपको आना है, नहीं तो ये नहीं चल पाता। बहुत सारी क्लासें होना है, एक क्लास लेट होगी तो क्या सारी क्लास, या तो आप क्लास मिस करेंगे। क्लास मिस कर गए वो छात्र कभी सीख नहीं पाएंगे। रेगुलर और नियमित होना चाहिए छात्रों ने। वही वही अनुशासन है, तो बड़ा कोई अनुशासन नहीं है। वो अपना नियमित आए, नियमित पढ़ें, लाइब्रेरी जाएं। और टीचर जो है टेक्स्ट बुक और उसके बीच एक लिंक है, जो ये इंटरनेट और ये सारे जो अवेलेबल हैं, गूगल, लेकिन अभी भी जो है टीचर्स का रोल खत्म नहीं हुआ। सारी लर्निंग, आज मैं प्रोफेसर एमआईशे से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि ये क्या मजाक है। ये सारी, ट्रम्प ने नकार दिया कि भाई हम स्टूडेंट्स को यहाँ से वीजा नहीं देंगे, विदा कर देंगे। जो ऑनलाइन पढ़ते हैं हम उनको वीजा नहीं देंगे, डायरेक्ट आना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में। तो ये ऑनलाइन टीचिंग कोई बहुत सक्सेसफुल हो जाएगी या कोई बहुत अच्छी बात है, इम्पॉसिबल है। जियोलॉजी में और अर्थ साइंस में तो भूल जाइए। ऑनलाइन कभी कभार है, अब एक आध लेक्चर कर लीजिए, डे टू डे कांटेक्ट होना चाहिए और फील्ड वर्क होना चाहिए टीचर्स के साथ। ऑनलाइन लर्निंग इज नेवर पॉसिबल इन एनी डिसिप्लिन, एनी डोमेन। हैज टू बी रेगुलर कांटेक्ट, रेगुलर टीचिंग, number of contact hours per week, per month. Then this can be supplemented by these webinars and all. I am not against that. आप पूरा प्राइमरी, सेकेंडरी और पूरी हायर लर्निंग सारी ऑनलाइन चला देंगे तो एक इस पेंडेमिक के टाइम में शायद ये चला लें, वैसे नहीं चलने की। वैसे आप भूल जाइए कि ये कोई बहुत बड़ी क्रांति इससे आ जाएगी या नई शिक्षा नीति में, ऐसा कभी संभव नहीं है। ये मेरा स्पष्ट चिंतन है, इसमें कोई दो राय मैं नहीं रखता, साफ सुथरी बात है। ओके सर, सो थैंक यू दीपी फॉर रिमेम्बरिंग मी एंड कॉलिंग मी। आप कहें तो मैं एक आपको कबीर का एक और दोहा पढ़ देता हूँ। श्योर सर, श्योर, प्लीज सर। वो कह रहे हैं कि सदगुरु मुझे मिल गया, लेकिन वो कहे कि सदगुरु बेचारा क्या करेगा। तो कहते हैं कि सदगुरु बकुरा क्या करे, जो शिष्य ही माही चूक, शिष्य में ही अगर चूक है तो सदगुरु क्या कर लेगा। आप पूछ रहे ना क्वालिटी। बिल्कुल सर। हाँ, भावे क्यों प्रमोदिए जिन
यूं बंसी बजाई फूंक, फूंक से जैसे बंसी बजती है, तो खाली फूंक मारने से नहीं बजेगी, स्वर ज्ञान करा देगा वो। उंगलियां आपको धरना है, लेकिन उससे खाली उंगलियां घुमाने से और फूंक मारने से मधुर स्वर नहीं निकलेगा। उसके लिए भाव विभोर होके आपको स्वरों को साधना पड़ेगा, स्वर साधना करना पड़ेगी, तब बंसी में से म्यूजिक निकलेगा। तो ये कबीरदास जी साफ साफ कह गए। और एक बात और कह गए वो, कि वो जाका गुरु भी अंधला और चेला खरा निरंध। जाका जैसे स्टूडेंट का, जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंध, अंधा अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। तो वो अंधा अंधे को ठेलेगा और दोनों कुएं में गिरेंगे। तो ऐसे शिष्य और ऐसे शिक्षक हो गए तो फिर समाज में कोई उन्नति या कल्याण की कोई गुंजाइश नहीं रहे। तो ये तो हमारे ऋषि मुनि बता गए। और ये कबीरदास जी तो बहुत बड़े संत थे। Happy Teachers Day. Thank you for remembering me, because I am, unless students are there, I cannot be a professor or teacher. मैं टीचर शिक्षक इसीलिए था हूँ, कहलाता हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स थे पढ़ने वाले। पढ़ने वालों के बिना टीचर्स डे पॉसिबल नहीं है। टीचर्स और स्टूडेंट्स डे कह दें तो अच्छा रहे, टीचर्स डे के बजाय। ओके, Okay, sir. Thank you very much for joining us, sharing your experience and motivating us, inspiring us. Thank you, sir. I'm so happy, JP. I wish you all the best. Good luck. Thank you, sir. जी जी। खैर, और फिर वहाँ शिक्षा शुरू हुई। शिक्षक थे पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, मुझे अभी तक उनका नाम याद है, एक शिवरतन जी शर्मा थे। उन्होंने पहली दूसरी कक्षा पढ़ाई, फिर तीसरी कक्षा में आर्य जी आ गए। उसके बाद स्कूल का भवन चेंज हो गया, फिर चौथी पांचवी दूसरे बिल्डिंग में पढ़े। वो पुराना कोर्ट था न्यायालय, वहां स्कूल स्थापित हो गया। वहां चौथी में राणा साहब थे, पांचवी में भी शिक्षक थे, नाम शायद थोड़ा सा भूल रहा हूँ। तो ये प्राइमरी एजुकेशन की बात बता रहा हूँ। तो वो क्या सिखाते थे शुरू में, कैसे उठना बैठना सिखाते थे शिवरतन जी, राम रतन जी शर्मा जो थे। कोई शिक्षक आ रहा है तो आप खड़े हो जाइए और बोलने की जरूरत नहीं है। शुरू में तो वो सिखाते कि संस्कृत के शब्द बोलते थे, उत्तिष्ठ तो हम खड़े हो जाते थे, उपविष्ट तो हम बैठ जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब हम सीख गए तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं होती थी। शिक्षक के साथ में कोई हेड मास्टर या कोई और दूसरा भी साथ में कक्षा में दाखिल होते थे तो हम खड़े हो जाते। तो खड़े हो जाना, बैठना वहां से सीखा, टाट पट्टियां इकट्ठी करना वहां से सीखा। तो ये छोटे छोटे कर्म थे। और स्लेट पेंसिल चलती थी उन दिनों। फिर तीसरी चौथी में आके सुंदर लेख चलता था। ऐसा नहीं कि पेन या पेंसिल को कैसे भी पकड़ के लिखने लगे हम। पेन हमें अलाउड नहीं था लिखना। मेरे ख्याल से कलम चलती थी, और पेन तो मेरे ख्याल से पांचवी के बाद हमने, जब माध्यमिक स्कूल में गए छठवीं कक्षा में। सर यहाँ तो पे स्लेट से ही पूरी शिक्षा। बोलिए।